उनका ये दर्द छलका है। मंच से तंज भरे अंदाज में उन्होंने कहा कि जब बेईमानों पर कार्रवाई करने जाता हूं तब तक मेरा सब्जेक्ट ही बदल दिया जाता है। विद्यार्थी हूं तो नए विद्यार्थी को थोड़ा ज्यादा सीखने की ललक रहती है। अब दिक्कत होता है कि पढ़ाई हम पढ़ते हैं और क्वेश्चन आ जाता है दूसरे सब्जेक्ट का, तो एग्जामिनेशन उसमें शुरू हो जाती है, तो वो एग्जामिनेशन नहीं पास करने के लिए पूरी तन्मयता से लग जाते हैं। सबको सामने बैठा के अब पढ़ाई हम शुरू कर देते हैं। अब उस पढ़ाई में जो पढ़ाने वाले लोग हैं वही घबराने लगते हैं और उनका पोल खुलने लगता है। उनकी खामी और कमी हमारे किसानों को, हमारे बिहारी के लोगों को रुलाने की मानसिकता जब उजागर होता है तो मैं बकसता नहीं, फिर मेरा एक्शन शुरू होता है। और उस एक्शन से लोग परेशान होने लगते हैं, तो इसको दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य। स्वभाव तो बदलता नहीं है, स्वभाव तो लोगों का मौसम जैसे अपने हिसाब से चलता है तो मनुष्य का स्वभाव भी उसी हिसाब से बढ़ता है। और संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, कृषि मंत्री के तौर पर मंच पर मौजूद थे, लेकिन जो उनके बयान है उसमें विभाग बदलने वाला दर्द साफ नजर आता है। हाँ बिल्कुल, देखिए विजय सिन्हा जब से नई सरकार का गठन हुआ है, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने, उसके बाद से उनका बॉडी लैंग्वेज है वो कहीं न कहीं यह बता रहा है कि वह बहुत सहज नहीं है। और जिस तरीके से मुजफ्फरपुर में उन्होंने बयान दिया कि जब भी वो कुछ अच्छा करने जाते हैं, जब भी एग्जाम का टाइम आता है तो विभाग जो सब्जेक्ट है वो बदल दिया जाता है। और दर्द कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के है कि कई विभाग हाल के दिनों को देखें तो कई विभाग विजय सिन्हा के बदले संसाधन हो, पथ निर्माण हो, खनन हो या भी भूमि राजस्व हो या फिर कृषि ही क्यों न हो, ये तमाम विभागों में विजय सिन्हा रह चुके हैं। और जब भी बदलाव होता है तो विजय सिन्हा के विभाग बदले बदले नजर आते हैं और ये कहीं न कहीं साफ तौर पर दिखाई देता है। यही कारण भी है कि खुले मंच से विजय सिन्हा का दर्द जो है वो पहली बार छलका है मंत्री बनने के बाद। हालांकि विजय सिन्हा लगातार मीडिया में बने रहते हैं, लेकिन जब से कृषि मंत्री बने हैं तब से वो मीडिया से भी उन्होंने दूरी बनाई है। लेकिन जब मुजफ्फरपुर में कृषि विभाग के कार्यक्रम में वो शामिल हो रहे थे, मंच से भाषण देने का मौका मिला, उसमें कहीं न कहीं विजय सिन्हा का यह दर्द जरूर छलका कि उनका विभाग बदल दिया गया। पहले उनके पास खनन और भूमि राजस्व था, भूमि राजस्व में जो कार्रवाइयां हो रही थी वो जब आगे जब और कार्रवाई होनी थी, कुछ बेहतर होना था, तो विभाग उनका बदल दिया गया और कृषि विभाग दे दिया गया। बिल्कुल शैलेंद्र, अगर इस वक्त विजय सिन्हा के इस बयान को देखें तो उन्होंने कहा है कि बेईमानों पर कार्रवाई जब भी वो करने जाते हैं तब उनका सब्जेक्ट बदल जाता है। तो क्या ये नाराजगी ब्यूरोक्रेसी को लेकर है? अधिकारी जिनके तहत कार्रवाई हो रही थी उनके विरोध के बाद ऐसी परिवर्तन वाली स्थिति आई? आखिर ये नाराजगी किसकी है? चयन करने वाले लोगों को लेकर या ब्यूरोक्रेसी को लेकर? देखिए, दोनों से नाराजगी है कहीं न कहीं, क्योंकि सिस्टम जो है इन दोनों से चलता है। और खास तौर पर उनकी नाराजगी इस बात को लेकर के है कि उनके विभाग बदल दिए गए। उनसे खनन विभाग और भूमि राजस्व विभाग ले लिया गया और इन दोनों विभागों के बदले उन्हें कृषि विभाग सौंप दिया गया। ये कहीं न कहीं एक बड़ी नाराजगी की वजह विजय सिन्हा की है, क्योंकि वो चाहते थे कि कम से कम उन्हें दो विभाग मिले और खनन या भूमि राजस्व विभाग उनके पास हो। और ऐसे परिस्थिति में क्योंकि भूमि राजस्व विभाग में एक अभियान उन्होंने चलाया और बीच में वो सारे अभियान जो है वो रुक गए, और अब जब कृषि विभाग में गए हैं तो मंच से उन्होंने अपने दर्द को कहीं न कहीं लोगों के बीच में बयां किया है। लेकिन शैलेंद्र, एक अच्छा खासा वक्त विजय सिन्हा ने ले लिया जब ये दर्द उनका निकलकर सामने आया है, क्योंकि अब तक वो बड़े शांत नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जो भी तब्दीली हुई है उससे उन्हें कोई नाराजगी नहीं है। हाँ बिल्कुल, देखिए पहले ऐसा लग रहा था, लेकिन कहीं न कहीं उनका बॉडी लैंग्वेज ये बता रहा था कि विजय सिन्हा नाराज है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है तो भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक बयान देने
का कोई वो मतलब एक नहीं दिखाई पड़ता है। कहीं न कहीं जो अंदर की बात होती है, जो बैठकें होती है या फिर जो कोर कमेटी की बैठक होती है, उन कोर कमेटी की बैठक में इन बातों का जिक्र अधिक होता है, सामूहिक तौर पर इन बातों का जिक्र नहीं होता है। अपनी इस भावना से तो इन्होंने उस वक्त चयन के दौरान भी अवगत कराया होगा कोर कमेटी को। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अपनी भावना से उन्होंने पार्टी के तमाम नेताओं को, जो बड़े नेता हैं, उन्हें कहीं न कहीं उन्होंने अवगत कराया था और अपनी मांग भी रखी थी उन्होंने। लेकिन उस वक्त जो परिस्थितियां बदली हुई थी और उसके अनुसार से विजय सिन्हा को कृषि विभाग दिया गया। अब नई परिस्थिति में नई चुनौतियों के साथ विजय सिन्हा को काम करना। बिल्कुल। और अब अगर ईमानदारी वाले लोगों का चयन करना है, बेईमानों पर कार्रवाई करनी है, तो हर विभाग में ऐसे लोग होंगे और वहां पर भी उनका वही तेवर दिखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। विजय सिन्हा के इसी बयान पर आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि उनके दर्द को समझा जा सकता है, जबकि जेडीयू इस पर अपनी ओर से सफाई देता नजर आया। विजय सिन्हा जी के दर्द को समझा जा सकता है, लेकिन विजय सिन्हा जी अब तक आप अपने उस विद्यालय को नहीं समझ पाए जहां के आप विद्यार्थी हैं। आपके विद्यालय की नीति है कि जो आपके विद्यालय में पढ़ता है उसके लिए समय आने पर सब्जेक्ट बदल दिए जाते हैं, लेकिन जो दूसरे विद्यालय के लोग होते हैं, जो दूसरे विद्यालय के विद्यार्थी होते हैं, उनके लिए आपके विद्यालय में सर्वोच्च स्थान पहले से रखा जाता है। दरअसल जो माननीय मुख्यमंत्री होते हैं, उनको सारे विभागों का सब कुछ देखना पड़ता है, सबका ख्याल रखना पड़ता है और आवश्यकता के अनुसार व्यक्ति का पद जो होता है उसमें बदलाव किया जाता है और वो सब होता है राज्य के विकास के लिए, राज्य के उत्थान के लिए। जिमखाना क्लब की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को इसे लेकर नोटिस जारी कर दिया है। 8 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा गया है। केंद्र सरकार ने क्लब को खाली करने के ये आदेश दिए थे और उसके निर्देश के क्लब की तरफ से जो तमाम चीजें सामने आती हुई सरकार के फैसले पर रोक लगाने की मांग जो है वो की गई है। क्लब ने केंद्र सरकार के इसी फैसले पर रोक लगाने की मांग की है। दिल्ली में एक बेहद खास किताब अपनापन का लोकार्पण किया गया। इस किताब को केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लिखा है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ काम करने के अपने 30 साल के अनुभवों को साझा किया। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू किताब का विमोचन करते नजर आए। प्रभात प्रकाशन की इस किताब में मोदी जी की कार्यशैली और देश सेवा के कई दिलचस्प किस्से बताए गए हैं, जो हर पाठक के लिए बेहद प्रेरणादायी हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद। और बिहार में विधान परिषद की 9 सीट पर चुनाव और 1 सीट पर उपचुनाव का ऐलान हो चुका है। 18 जून को सभी 10 सीटों के लिए एक साथ मतदान होंगे और उसी दिन शाम तक नतीजे भी आएंगे, जिसके लिए 1 जून से लेकर 8 जून तक नामांकन होगा, जबकि 9 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 11 जून तक नाम वापसी की अंतिम तारीख होगी। 20 जून तक निर्वाचन की सभी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। आपको बताते चलें कि 28 जून को बिहार विधान परिषद की 9 सीट खाली हो रही है, जबकि 1 सीट पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहले से ही खाली है, जिस पर 18 जून को ही उपचुनाव होंगे। बिहार के सरकारी बाबू अब घूमने के लिए विदेश यात्रा पर नहीं जाएंगे। सरकार ने अपने ही राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से अब तक का सबसे बड़ा निर्णय लिया है। सामान्य प्रशासन विभाग के मुख्य सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र ने एक निर्देश जारी किया और इसका सभी सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों को पालन करना होगा। वे 3 महीने में एक बार 2 दिन के लिए सरकारी खर्च पर परिवार के साथ पर्यटन स्थलों पर प्रवास करेंगे। वे बिहार में किसी भी जिले के पर्यटन स्थल पर पर्यटकीय, इको पर्यटकीय और ग्रामीण पर्यटकीय क्षेत्रों में प्रवास करने वाले सभी सरकारी बाबू कर्मचारी शुक्रवार और शनिवार को
प्रवास करेंगे। 3 स्थलों का भ्रमण और रात्रि विश्राम उनकी तरफ से किया जाएगा। इसका पूरा खर्च सरकार उठाएगी। अधिकारी इन पर्यटन स्थलों का दौरा करने के बाद अपनी तस्वीर और अनुभव सरकार को साझा करेंगे। तो सरकारी अधिकारियों के पर्यटन स्थल पर जाने और फिजूल खर्ची के सवाल पर एलजेपी-आरवी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने कहा कि अपने प्रदेश में अधिकारी हैं, नेता हैं, जाएं और भी लोग घूमने के लिए पहुंचे। बिहार में एक से बढ़कर एक खूबसूरत जगह है। तो अगर जाना हो किसी को, मान लीजिए घूमने फिरने जाना हो, तो अपने प्रदेश में जा रहे हैं तो अधिकारी जाएं, चाहे नेता जाएं, चाहे जो भी हमारे बाहर घूमने के लिए लोग जाते हैं, तो पहले देखें ना, बिहार में एक से एक खूबसूरत जगह है। मान लीजिए हर गया में खूबसूरत जगह है, आपको राजगीर में है, आप जमुई साइड में चले जाइए, वाल्मीकि नगर में कितना खूबसूरत। तो हमारे यहाँ पर्यटन के लिए बहुत अच्छा जगह है। जा रहे हैं लोग तो निश्चित इसको, बिहार के लोग क्यों बाहर जाएंगे जब अपने यहाँ है। जाना भी है, बाहर जाएं, ऐसा नहीं है कि नहीं प्रतिबद्ध है, लेकिन अपने यहाँ भी एक से एक शानदार जगह है, वहाँ जाएं और प्रकृति का लुत्फ उठावें। यूपी के उन्नाव में बड़ा सड़क हादसा हुआ। यहां औरास थाना क्षेत्र के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर डबल डेकर बस हादसे का शिकार हो गई। हादसे में एक सब इंस्पेक्टर, एक बंदी समेत 7 लोगों की मौत हुई है। 21 यात्री गंभीर रूप से घायल बताए गए। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे में 3 सिपाही गंभीर रूप से घायल बताए गए हैं। तीनों सिपाही और मृतक सब इंस्पेक्टर सीवान पुलिस लाइन में तैनात थे। ये सभी पुलिसकर्मी कैदी छत्रपाल को गवाही दिलाने के लिए गुरुग्राम लेकर गए थे। गुरुग्राम से वापसी के दौरान ये हादसा हुआ। बताया भी जा रहा है कि ड्राइवर को नींद आने की वजह से हादसे की ये घटना हुई। डबल डेकर बस डिवाइडर को तोड़कर दूसरी लेन में जाकर पलट गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस टीम पहुंची, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और मौके पर उन्नाव के डीएम और एसपी भी मौजूद रहे। सभी घायलों को लखनऊ ट्रॉमा सेंटर में इलाज के लिए ले जाया गया। जो बस का ड्राइवर है उसको नींद लग गई और इसी क्रम में जो बस है वो अनियंत्रित हुई और डिवाइडर से जा टकराई और पलट गई। इसी क्रम में मौके पर 5 लोगों की मृत्यु हुई तथा 18 लोग घायल हुए। जो लोग घायल हुए थे उनको हम लोग ने KGMU जो अस्पताल है लखनऊ में, वहाँ पे रेफर किया गया और उनका इलाज वहाँ पे जारी है। इलाज के दौरान भी एक व्यक्ति की मौत हुई है। बाकी सब लोगों का अच्छे से इलाज कराया जा रहा है। बड़ी खबर खगड़िया से, जहां बिलदौर थाना क्षेत्र के सुखाय बासा में पुलिस और कुख्यात अपराधी के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अपराधी मोहम्मद बुद्दीन के पैर में गोली लगी है। घायल हालत में उसे इलाज के लिए खगड़िया सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। खगड़िया एसपी ने कहा कि गुप्त सूचना मिली थी कि अपराधी हथियार के साथ इलाके में छिपा हुआ है, जिसके बाद एसटीएफ और बिलदौर थाना पुलिस ने संयुक्त छापेमारी की कार्रवाई की और पुलिस को देखते ही अपराधी ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई और इस शख्स को पकड़ा गया। मौके से देसी कट्टा, एक राइफल बरामद हुई है। अपराधी पर हत्या, लूट, रंगदारी समेत 15 से ज्यादा मामले पहले से ही दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस इस शख्स से पूछताछ में जुटी है। और वहाँ पर इसको सूचना मिली थी, हम लोगों ने घेरेबंदी की थी, इसको वार्निंग दिया गया निकलने के लिए। भागने की कोशिश की और फिर पुलिस बल पर गोली चलाई। फिर वहाँ से जवाबी कार्रवाई में इसको गोली लगी है पैर में और अभी इलाजरत है। फिलहाल इसकी स्थिति जो है स्टेबल है और फर्दर इलाज के बाद हम लोग इस पर फर्दर जो लीगल एक्शन हम लोग ले रहे हैं। तो वहीं एनकाउंटर पर मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि बिहार में कानून का राज है और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई लगातार जारी है। उन्होंने कहा कि पुलिस पर फायरिंग करने वालों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की पूरी छूट पुलिस को दी गई है। तभी सवाल खड़ा करते थे, अब अपराधी पकड़े जा रहे हैं, अपराधी के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है, तब भी उनके मन में दूसरे और तीसरे तरह की बात चलती रहती है। अपराधी की कोई जात नहीं होती है, कोई बिरादरी नहीं होती है, कोई धर्म नहीं होता है, कोई मजहब नहीं होता है। अपराध की जगत में जो पैर रखता है, अपराध करता है, सरकार की ड्यूटी है किसी की जान माल की हिफाजत करना। बिहार की सरकार में कानून का राज स्थापित था जब नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री थे। सम्राट चौधरी जब मुख्यमंत्री बने हैं तब भी कानून का राज स्थापित है। कानून को जो भी अपने हाथ में लेंगे
किसी भी जाति के रहेंगे, किसी भी धर्म और किसी भी की मजहब के मानने वाले होंगे, उनके खिलाफ कानून के हिसाब से सख्त कार्रवाई पहले भी हुआ है, अभी भी हो रहा है। एलजेपी आरवी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती। उन्होंने कहा कि सरकार अपराध पर सख्त कार्रवाई कर रही है और गोली का जवाब गोली से दिया जा रहा है। वो तो जाति पाति की भावना से ग्रसित वाले लोग हैं। वो लोग मान लीजिए हर चीज़ में जाति का प्रयोग करते हैं। अरे भाई, अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, और जितना भी क्रिमिनल हैं, किसी भी जाति के हों, किसी भी समाज के हों, उनको जिस भाषा में वो मानेंगे उस भाषा में सरकार मना रही है। जाति पूछ के थोड़ी ना गोली चलती। गोली चलाएंगे तो अगले को कौन जाति है पता वही लोग लगा सकते हैं, क्योंकि उनके शासनकाल में यही होता था कि किसी विशेष जाति वालों को छूट मिलती थी। मैं जात पात की बात नहीं करता हूँ। क्राइम कोई भी करेगा उसको उसी की भाषा में जवाब मिलेगा। क्राइम होना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन अगर हो भी रहा तो आप देख लीजिए तुरंत प्रशासन उसको पकड़ के जेल भेज रहा है। अगर गोली चला रहे तो गोली का जवाब गोली से दे रहा है। तो ये आरजेडी की कद्दावर नेता रही रितु जायसवाल ने भारी संख्या में अपने समर्थकों के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया। रितु जायसवाल ने आज पटना स्थित बीजेपी कार्यालय में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। रितु जायसवाल सीतामढ़ी की राजनीति में एक बड़ा चेहरा रही हैं। विधानसभा चुनाव 2025 में आरजेडी से टिकट नहीं मिलने के बाद उन्होंने बगावत किया और निर्दलीय चुनाव में उतरी। चुनाव तो हार गई, लेकिन परिहार से आरजेडी के उम्मीदवार को भी भारी नुकसान उन्होंने पहुंचाया, जिसके बाद उन्हें आरजेडी से निष्कासित कर दिया गया था। रितु जायसवाल के बीजेपी में शामिल होने पर संजय सरावगी ने कहा, अभी तो बीजेपी का दरवाजा बंद है, जिस दिन हम दरवाजा खोल देंगे आरजेडी की चौखट पर एक भी आदमी नहीं बचेगा। जायसवाल जी का हम सब लोग अभिनंदन और स्वागत करते हैं। लोगों ने कहा बागी है, हकीकत तो यह है कि बागी परिहार विधानसभा की एक एक जनता हो चुकी थी, क्योंकि उन्हें नेता के तौर पर रितु जायसवाल चाहिए था। ये नेता का होता है कि वो जनता की आवाज को सुने, जनता की बातों को उनके दिल में क्या है वो देखना चाहिए। तो बागी तो परिहार की एक एक जनता हुई थी, जिन्होंने मुझे 65,000 से ज्यादा वोट देकर साबित किया कि लोग आज विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित लोग भाजपा से जुड़ रहे हैं। श्रीमती रितु जायसवाल जी का सामाजिक कार्यों से लेकर महिला सशक्तिकरण से लेकर गरीब कल्याण में बड़ा काम रहा है। ये अपने पंचायत की मुखिया भी रही है, लोकसभा चुनाव भी लड़ी है, राज्य विधानसभा चुनाव भी लड़ी है, और इनके साथ जितनी बड़ी संख्या में लोग बीजेपी ज्वाइन किए हैं, आज उन सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। और उपस्थित मैं बताना चाहता हूं राजद को, भाजपा का दरवाजा अभी बंद है। जिस दिन भाजपा का दरवाजा खुल जाएगा ना, उनके चौखट पर एक व्यक्ति नजर नहीं आएगा। यह है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जो पूरे विश्व में सबसे लोकप्रिय नेता है। विश्व के 32 से ऊपर देशों ने उनको अपने यहाँ का सबसे सर्वोच्च सम्मान, नागरिक सम्मान से पुरस्कृत किया है। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी में माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों से प्रेरित होकर, माननीय भारतीय जनता पार्टी की सरकारों से प्रेरित होकर बहुत से लोग आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। मैं एक बार पुनः रितु जायसवाल जी और उनके साथ जो सैकड़ों लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। और चलिए बात नवादा की करते हैं, जहां युवाओं के सिर पर रीलबाजी का खुमार इस कदर चढ़कर बोल रहा है कि लोग अपनी जान तक जोखिम में डालने से पीछे नहीं हट रहे। रजौली पटना रांची NH20 से खतरनाक वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक युवक तेज रफ्तार ट्रक के आगे खड़े होकर रील बनाता नजर आता है। एक हाथ से उसने ट्रक पकड़ रखी है और दूसरे हाथ में मोबाइल फोन। बताया यह भी जा रहा है कि ट्रक को टोल प्लाजा के पास धर्मकांटे तक ले जाया जा रहा था। स्थानीय लोग इसे बड़ी लापरवाही बता रहे हैं और कार्रवाई की मांग की जा रही है। हालांकि वीडियो और युवक की पहचान की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई। यह वीडियो को देखते हुए न्यूज़ 18 अपने दर्शकों से अपील करता है कि रील और वायरल होने के चक्कर में अपनी जिंदगी को खतरे में न डालें। थोड़ी सी लापरवाही बड़ा हादसा बन सकती है।
सुरक्षित रहें और ट्रैफिक नियमों का पालन करें। अगली खबर बेगूसराय से, जहां एक बार फिर से दबंगों की दबंगई देखने को मिली है। गढ़हारा थाना क्षेत्र के रजवाड़ा गांव में सरकारी जमीन पर बन रही पीसीसी सड़क को कुछ दबंगों ने रुकवा दिया। जब ग्रामीणों ने इसका विरोध किया तो दबंगों ने लाठी डंडे, लोहे की रॉड और ईंट पत्थर से हमला किया। इस हमले में 12 से ज्यादा ग्रामीण घायल हो गए, जिसमें 4 की हालत गंभीर बताई जाती है। सभी घायलों का इलाज सदर अस्पताल में जारी है। मारपीट का वीडियो सामने आया है। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि पहले शिकायत की गई, इसके बावजूद पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, जिससे दबंगों का मनोबल बढ़ा। घटना के बाद गांव में तनाव और आक्रोश का माहौल देखा जा रहा है। सड़क बन रहा है, उसी में उसका कहना है कि जो पहला सड़क था वो हमारा जमीन में है, अब जो सड़क बनेगा मतलब उधर से बनाओ, मतलब हम इस पर बनने नहीं देंगे। तो हम लोगों ने सब ग्रामीण है तो हम बोलने गए, मतलब रिक्वेस्ट करने के लिए गए, ऐसा क्यों हो रहा है जब ये मतलब सड़क मतलब बहुत पहले से है। तो नहीं, इसकी हमारा खतियानी जमीन है, हमको पहले नहीं पता था, लेकिन अब पता है। यानी कि पहले उसका मतलब पूर्वज को नहीं पता था। आज ये जो इधर जन्मा है मतलब 20 साल 25 साल पहले 50 साल पहले, इसको पता है कि ये मतलब अपना पूर्वजों से पहले ही जन्मा आता है। ये मेरा खतियानी जमीन है, जबकि उसका वो खतियानी जमीन भी नहीं है। और कहता है कि 100 साल से जिस रास्ते पे लोग चल रहे हैं, 50 साल से उस पर ईट सोलिंग था और 25 साल से उस पर पीसीसी सड़क है, उसको कहता है। खबर मुंगेर से, जहां बरियारपुर प्रखंड में तेज रफ्तार ट्रैक्टर से एक बड़ा हादसा हो गया। हरिनाम थाना क्षेत्र के बासबीटी टोला के पास मकई लदे ट्रैक्टर ने साइकिल सवार 2 बच्चों को कुचल दिया। हादसे में 13 साल के नकुल कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अंकुश कुमार गंभीर रूप से घायल। दोनों बच्चे साइकिल से अपने बुआ के घर जा रहे थे। घटना के बाद ड्राइवर ट्रैक्टर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है। आरोपी चालक की तलाश जारी है। इस दर्दनाक हादसे के बाद गांव में मातम और आक्रोश का माहौल दिखा। ग्रामीणों ने तेज रफ्तार वाहनों पर कार्रवाई और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की है। पटना सिटी के आलमगंज थाना के भद्रघाट पर गंगा दशहरे के मौके पर स्नान करने आई महिला से उच्चक्कों ने सोने की चेन, लॉकेट, मोबाइल और नकद रुपए छीन लिए। घटना के बाद भाग रहे एक चोर को स्थानीय लोगों ने पकड़ा और जमकर उसकी पिटाई की। हालांकि उसका एक साथी इसी भीड़ का फायदा उठाकर फरार हो गया। पकड़े गए आरोपी के पास से सोने की चेन बरामद हुई है, जबकि मोबाइल, लॉकेट और नकद रुपए अब तक नहीं मिले। स्थानीय लोगों ने आरोपी को पुलिस के हवाले किया। फिलहाल आलमगंज थाना पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। मेरा चेन छीन लिया सर, मेरा लॉकेट था इसमें। कहाँ रहते हैं आप? कंकड़बाग में। क्या करने आए थे यहाँ? नहाने आए थे सब। क्या चोर पकड़ा गया? पकड़ाया वो? सब मिला हुआ है, जितना भी मंगा है लोग सब मिला हुआ। भागलपुर में गंगा पर बन रहा सुल्तानगंज अगवानी 4 लेन पुल एक बार फिर से चर्चा में है। 2014 में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने इस पुल का शिलान्यास किया था और दावा किया गया कि 3 साल में पुल बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन 11 साल बाद भी पुल अधूरा है। निर्माण के दौरान 2022, 2023, 2024 में पुल का हिस्सा 3 बार गिर भी चुका है। तकनीकी खामी और लगातार देरी से लोगों के अंदर आक्रोश है। अब सरकार ने नवंबर 2027 तक पुल को पूरा होने का लक्ष्य रखा है, लेकिन लोगों में अब भी संशय की स्थिति है कि यह पुल 2027 में भी बनकर तैयार हो जाएगी। मुंगेर के संग्रामपुर प्रखंड स्थित आवासीय +2 गर्ल्स स्कूल में भीषण गर्मी और बिजली पानी संकट ने शिक्षा व्यवस्था के जैसे पोल खोल दी हो। कटियारी पंचायत के पतघाघरा स्थित पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग आवासीय विद्यालय में बुधवार को गर्मी और उमस की वजह से 7 छात्राएं अचानक से बेहोश हो गईं। घटना के बाद विद्यालय परिसर में अफरा तफरी मच गई। सभी छात्राओं को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र संग्रामपुर में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के बाद उनकी स्थिति सामान्य हुई। छात्राओं ने बताया कि दोपहर में बिजली कट जाने की वजह से कमरे में उमस काफी ज्यादा हो गई, पंखे बंद और सांस लेने में परेशानी होने लगी, जिसके बाद कई छात्राएं चक्कर खाकर गिर गईं। बच्ची सब बेहोश हो गई, लाइट नहीं था, उसके कारण से सब फैन लगा हुआ है,
लाइट नहीं था। गर्मी का प्रकोप बढ़ते जा रहा है। इस टाइम ज़्यादा फूड और फ्लूइड की ज़रूरत होती है ताकि हीट स्ट्रोक को कम किया जा सके। और जैसा मुझे ज्ञात हुआ कि जनरेटर की सुविधा वहाँ नहीं है। बच्चों के आवास और भोजन में जो है इतनी बच्चियों के लिए मात्र 2 ही पेयजल समरसेबल उपलब्ध है, जबकि 11 जो है उनके लिए अलॉट किया गया था। तो यह व्यवस्था पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।